वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सारिका क्लासेस में। आज से हम लोग पॉलिटी की एक नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। पॉलिटी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इस शब्द को समझते हैं। पॉलिटी जिसका मतलब है राज व्यवस्था, किसी राज्य की व्यवस्था से कि राजा को अपने राज्य को चलाने के लिए कैसी व्यवस्था करनी पड़ती है, या राज्य की शासन विधि या व्यवस्थित समाज से। अर्थात एक राजा को अपने राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए अकेले तो कार्य कर नहीं सकता, उसको जरूरत पड़ती है अपने सहयोगियों की या एक सिस्टम की। तो आइए देखते हैं कि उसके सिस्टम में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिसके सहायता से वो अपने देश को या अपने राज्य को अच्छे से चला सकता है। तो सबसे पहले जरूरत पड़ती है एक संवैधानिक ढांचे की, जिसमें लिखा होता है कि किसको क्या क्या कार्य करने हैं। उसके बाद आती है सरकार की प्रणाली, उन कार्यों को सरकार किस तरीके से कंडक्ट करती है, किस तरीके से चलाती है। उसके बाद आता है केंद्र सरकार, फिर आती है राज्य सरकारें, ये तो आप जानते ही हैं। स्थानीय सरकार जिसमें कि नगर निकाय भी होती हैं और ग्रामीण निकाय भी होती हैं। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश, मीन्स केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं, यहाँ पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है, बट वो डायरेक्ट जाकर के वहां पर शासन नहीं करता, वो नियुक्त करता है अपने गवर्नर को। उसके बाद संवैधानिक निकाय, मीन्स कि ऐसे संस्थान जो कि संविधान में लिखे हुए हैं। उसके बाद आते हैं गैर संवैधानिक निकाय, मीन्स ऐसे संस्थान जो समय की आवश्यकता को देखते हुए बनाए गए हैं, जैसे कि नीति आयोग, ये है गैर संवैधानिक निकाय में। तो ये एक शॉर्ट व्यू हो गया हमारी पॉलिटी का, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है संविधान, मीन्स कि हमारे देश का संवैधानिक ढांचा किस प्रकार का है। संविधान होता क्या है? संविधान किसी भी देश का ऐसा मूल दस्तावेज होता है जिसमें मेंशन होता है कि सरकार को क्या कार्य करनी है और उस देश की जनता को क्या कार्य करनी है। अर्थात हम कह सकते हैं कि संविधान किसी भी देश का सुप्रीम लॉ होता है। अर्थात संविधान जो होता है वो जनता और गवर्नमेंट दोनों के मध्य की कड़ी होती है, लेकिन साथ में ये तीनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कैसे? सरकार बनाती है क्या? संविधान। कौन बनाता है संविधान? सरकार बनाती है। लेकिन संविधान किसके ऊपर अप्लाई किया जाता है? जनता के ऊपर अप्लाई किया गया। किसके ऊपर? जनता के ऊपर। अब जनता क्या करती है? जनता सरकार बनाती है, तो जनता ने चुना सरकार को। इस तरीके से ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जनता और सरकार के लिए संविधान हेड पे है, लेकिन संविधान के लिए जनता मुख्य होती है। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ चुके होंगे। तो बच्चों, आप सब लोग जानते हैं कि हमारे देश का संविधान बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और ये लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। लेकिन इसके जो निर्माण की प्रक्रिया है ना, इसके जो बनने की प्रक्रिया है, ये बहुत पहले से स्टार्ट होती है। कब से स्टार्ट होती है? जब भारत पर अंग्रेजों का आगमन होता है। अब अंग्रेजों का आगमन भारत में क्यों हुआ, इसकी थोड़ी सी मैं आपको पृष्ठभूमि बता देती हूँ, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप अच्छे से समझ सकते हैं इस संविधान निर्माण की प्रक्रिया को। तो बात है 15वीं शताब्दी की, जब कुस्तुनतुनिया एक ऐसा प्लेस है जो यूरोप, एशिया और अफ्रीका तीनों को जोड़ता है। स्थल मार्ग से जो व्यापार होता था ना, वो कुस्तुनतुनिया से होते हुए जाता था। लेकिन कुस्तुनतुनिया पर ऑटोमन साम्राज्य का राज्य हो जाता है, जो कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। जब हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं ना, तो सभी डायमेंशन लेके पढ़ते हैं, जिससे कि आपको ना उसकी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाती है, आप चीजों को अच्छे से रिलेट कर पाते हैं दूसरे सब्जेक्ट से, आपको रटने की जरूरत नहीं होती है। तो वहां पर तुर्कों का राज्य हो जाता है, और वो जो कुस्तुनतुनिया से व्यापार होता था स्थल मार्ग, उसको अवरुद्ध कर देती है। मीन्स इतने भारी भरकम टैक्सेस लगा देते हैं, जिससे कि जो व्यापारी जब यहाँ पर भारत में आते थे व्यापार करने, उनको काफी घाटा होता था। जिसकी वजह से अब वो जो यूरोप था, वहाँ यूरोप जहाँ पर औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हो चुकी होती है, लेकिन वहाँ पर रिसोर्सेस कम है, इसलिए उनको रॉ मटेरियल लेने के लिए अदर कंट्री के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। इसलिए जरूरत समझ में आई किसकी? जलीय मार्गों की खोज की। और इसी के क्रम में वास्को डी गामा भारत आता है, कोलंबस जाता है अमेरिका, और जलीय मार्गों की खोज होती है। आप सब लोग जानते हैं कि भारत पर सबसे पहले पुर्तगाली कौन आया था? वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में। जब वो यहाँ से वापस गया,
तो अपनी जो उसकी लागत थी उससे 100 गुना मुनाफा कमा के गया, जिससे कि वहां पर जो जो यूरोप में जो ब्रिटिशर्स थे और भी अदर जो कंपनीज थी वो भी भारत में आने के लिए उत्साहित होती हैं। तो अंग्रेज भी व्यापार करने के लिए उत्साहित होते हैं और वो जाते हैं अपनी महारानी विक्टोरिया के पास और जाते हैं और बोलते हैं माय लॉर्ड, हमें भी अनुमति दीजिए कि हम भी जाएं भारत में और व्यापार करें जा करके। तो महारानी विक्टोरिया, ठीक है, महारानी विक्टोरिया कहती है जाओ और जाकर के अपनी एक कंपनी बनाओ। तो 1599 ईस्वी में जो मर्चेंट एडवेंचर नामक दल जो गया था महारानी विक्टोरिया के पास, कौन सा दल था, इससे क्वेश्चन बनता है, मर्चेंट एडवेंचर नामक दल, ठीक है। तो उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और इसी ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट द्वारा दिसंबर 1600 में 1500 वर्षों के लिए परमिशन दे दी जाती है, किसके लिए, व्यापार के लिए। उस समय भारत का शासक कौन था, अकबर था, ठीक है, क्लियर। लेकिन महारानी विक्टोरिया की एक डिमांड थी, मीन्स वो एक शर्त रख देती हैं कि आप भारत तो जा रहे हैं व्यापार करने के लिए, लेकिन उसमें हमारी भी पार्टनरशिप होगी, कैसे, धन, धर्म और ध्वज, आप इन तीनों को ला करके देंगे। मतलब कि धन जो कि व्यापार के माध्यम से तो आ जाएगा, लेकिन धर्म साथ साथ आप क्या करेंगे, ईसाई धर्म का प्रचार भी करेंगे। इसका मतलब है जब आप भारत में जाएंगे तो वहां पर जब आप अपनी कंपनी स्थापित करेंगे तो उस कंपनी के आसपास ना आपको घेरेबंदी करनी होगी, अर्थात कि वहां मीन्स कि वहां पर आपको एक अपनी कॉलोनी बनानी होगी जहां पर जाकर के ये जो ब्रिटिशर्स हैं वो रह सके। ये शर्त थी महारानी एलिजाबेथ की कि आप धर्म का प्रचार करेंगे। इसी क्रम में आपने देखा होगा, इसी वजह से जहां जहां अंग्रेजी कंपनियां स्थापित होती हैं आसपास घेरेबंदी जरूर करते थे, जिनका विरोध होता था, जिसका विरोध करते थे भारतीय शासक, और उसी से युद्ध होते थे। और फिर है ध्वज, अर्थात ब्रिटिश जो ध्वज है, ब्रिटिश पताका, वो आप फहराएंगे कहाँ पर, भारत में। तो धन, धर्म और ध्वज, ये तीन शर्तें किसकी थी, महारानी विक्टोरिया की। अब वो व्यापार करने भारत में आते हैं, ठीक, यहाँ पर अनुमति तो मिल गई, महारानी किसने दी अनुमति, महारानी एलिजाबेथ ने, ठीक है। और जब भारत में व्यापार करने के लिए पहली बार जो अंग्रेज आएंगे वो कौन कौन से थे, विलियम हॉकिंस और थॉमस रो। ये कौन भेजता है, अब वहां पर शासक कौन हो जाता है, जेम्स प्रथम। पहले महारानी एलिजाबेथ और अब कौन है शासक वहां का क्राउन कौन है, जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम 2 दूत भेजते हैं भारत में, पहला कौन आता है, विलियम हॉकिंस, आप सबने पढ़ा हिस्ट्री में, और दूसरा है थॉमस रो। ये जब आते हैं तो यहाँ पर उस समय कौन सम्राट होता है, जहांगीर। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि जब ब्रिटिश कंपनी को व्यापार की अनुमति मिली तब भारत का शासक कौन था, अकबर, ठीक है। और जब ब्रिटिश कंपनी भारत आई उस समय कौन था भारतीय शासक, जहांगीर। जो पहले तो जहांगीर परमिशन देने में आनाकानी करते हैं, लेकिन फिर बाद में मान जाते हैं और इनको अनुमति मिल जाती है और वो व्यापार करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छे से व्यापार हो रहा होता है, मुनाफा हो रहा होता है और सारी चीजें अच्छे से चल रही होती हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है, जहांगीर के बाद उसका पुत्र शाहजहां और शाहजहां के बाद जो औरंगजेब, उसका शासन होता है। और जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तब से स्थितियां बदलना शुरू होती हैं, क्योंकि उस समय किसी केंद्रीय सत्ता का अभाव था। मतलब कि जो औरंगजेब के जो पुत्र थे वो बहुत ही निकम्मे थे, जिसकी वजह से कोई बड़ा शासक नहीं था, मतलब केंद्रीय सत्ता का अभाव था, जिसका फायदा उठाते हैं अंग्रेज। और 1757 ईस्वी में एक युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध। ये युद्ध एक टर्निंग पॉइंट का काम करता है और यहीं से स्टार्ट होता है राजनीतिक हस्तक्षेप अंग्रेजों का, भारत की राजनीति में हस्तक्षेप, ठीक है। फिर 1765 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। इस बक्सर की युद्ध में बंगाल साथ में अवध और जो मुगल बादशाह उस समय था, उन तीनों को पराजित करता है कौन, लॉर्ड क्लाइव, ठीक है। कौन, लॉर्ड क्लाइव। ये कौन था, ये उस समय बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, ठीक है। अब बक्सर की युद्ध के बाद
1765 ईस्वी में अंग्रेजों को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है। ये जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीनों पे दीवानी प्राप्त होती है किसको? लॉर्ड क्लाइव को। लॉर्ड क्लाइव क्योंकि उस समय वहां का गवर्नर था। कहाँ का? बंगाल का गवर्नर था। दीवानी प्राप्त होने का मतलब है क्लाइव को या अंग्रेजों को राजस्व और न्याय के अधिकार मिल जाते हैं। यहाँ से द्वैत शासन स्टार्ट होता है। आपने पढ़ा है कि सबसे पहले बंगाल में द्वैत शासन किसने लगाया था? तो लॉर्ड क्लाइव ने लगाया था। कैसे? तो ये जो राजस्व और न्याय, समझिए कि यहाँ पर जो राजस्व, जो पैसा और न्याय का अधिकार आ जाता है किसके पास? क्लाइव के पास। लेकिन जो शासन करने का अधिकार होता है वो किसके पास होता है? बंगाल के शासक के पास। जब बंगाल के शासक के पास पैसा ही नहीं होगा तो शासन कैसे अच्छे से कर सकता है? यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है और धीरे धीरे क्लाइव अपनी बाहों में भारत को जकड़ना शुरू करता है। मीन्स कि अंग्रेजों का विस्तार अब स्टार्ट होता है और धीरे धीरे वो पूरे भारत पर कब्जा कर लेते हैं। क्लाइव की बात आता है वॉरेन हेस्टिंग, इन सब की लूटपाट बहुत चलती रहती है। और फिर 1858 में सिपाही विद्रोह होता है। आप सब लोग जानते हैं कि 1858 की क्रांति, इस सिपाही विद्रोह के बाद स्थितियां इतनी बिगड़ जाती हैं कि सीधे किसका शासन हो जाता है? ब्रिटिश ताज का शासन हो जाता है, ब्रिटिश क्राउन का शासन हो जाता है। अब यहाँ पर संविधान कहाँ है? संविधान है कि ये जो शासन करने के लिए 1765 से लेकर के 1858 और 1858 से लेकर के 1947 तक का जो राज्य था अंग्रेजों का, जब उन्होंने व्यापार के साथ साथ भारत पर राज करना स्टार्ट किया तो अपने राज्य को, अपने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने तरह तरह के एक्ट पास किए। ऐसे नियम कानून बना करके वहां से भेजे कि भारत पर किस तरीके से शासन किया जाए। यही एक्ट हमारे भारतीय संविधान की आधारशिला बने। तो आपको ये जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है कि भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो भारत के संवैधानिक विकास को हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला है 1600 से 1858 के पहले का समय और दूसरा है 1858 से लेके 1947 तक का। ये जो 1600 से 1858 तक का जो पीरियड था इसमें कंपनी का शासन था और कंपनी को, क्योंकि कंपनी भ्रष्ट हो चुकी थी, सारा पैसा खुद हजम कर जाती थी और ब्रिटिश क्राउन था उसको घाटा हो रहा था, वहां तक पैसा पहुंचता ही नहीं था। तो अब जब कंपनी घाटे में जा रही थी और जो यहाँ के जो अधिकारी थे वो मालामाल होते जा रहे थे, तो इस वजह से जो ब्रिटिश ताज वहां का जो शासक था उसने कंपनी पर कंट्रोल करने के लिए, यहाँ के अधिकारियों को कंट्रोल करने के लिए जो चार्टर, जो नियम और कानून बना करके भेजे वो क्या कहलाए? चार्टर कहलाए या नियामक कानून कहलाए। मतलब कि उनको रेगुलेट करते रहना, उनको सही से वो अपना कार्य करते चले, उन पर बीच में कंट्रोल करने के लिए जो एक्ट आए वो क्या कहलाए? चार्टर। अब 1858 से लेकर के जो 1947 का पीरियड था इसमें था ताज का शासन। अब जब 1858 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद जब ताज का डायरेक्ट शासन हो गया भारत पे, अब भारत पर शासन करने के लिए जो एक्ट और अधिनियम बन के आए वो क्या कहलाए? अधिनियम। तो 1858 से जो पहले के जितने भी एक्ट थे वो क्या कहलाए? चार्टर या नियामक कानून। और 1858 से 1947 तक के जितने भी एक्ट बन किया है वो क्या कहलाए? अधिनियम। तो आप चार्टर और अधिनियम इनमें डिफरेंस समझ चुके होंगे। अब ये जो चार्टर और अधिनियम थे इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।